तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है बिहार स्पेशल। और जो बिहार स्पेशल है ना, इसमें मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूं और उसका 360 डिग्री। यानी कि दोस्तों, जो 25 तारीख को जो डेट रखा गया है कि 25 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ई ऑप्शन के साथ और लेटेस्ट पैटर्न, उसमें करेंट अफेयर सारा चीज़ मिक्स करके आपको बताऊँगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकती हैं, सारा चीज़ें बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पटना, वैशाली, कैमूर, विक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर से है। ठीक है। अब आप जान लेते हैं कुछ कर्मनाशा नदी के बारे में। देखिए, कर्मनाशा नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स दी गई हैं। नंबर वन, कर्मनाशा नदी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। नंबर टू, लोक कथाओं के अनुसार इस नदी के पानी को दूषित माना जाता है। नंबर थ्री, बिहार और उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। नंबर फोर की मैं बात करता हूँ, तो आइए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कैमूर जिले का वन आवरण और भौगोलिक स्थिति राज्य के उत्तर पश्चिमी छोर पर सामरिक और पर्यावरणीय महत्व रखता है। ठीक है। जो कैमूर है, कैमूर के बारे में बताया गया है। फिर बताई गई है कैमूर जिला राज्य में पथरीली भूमि, खनिज संपदा और प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष यानी कि पाषाणकालीन स्तन के लिए भी जाना जाता है कैमूर। आप लोग हमें ये क्वेश्चन में बताइएगा कमेंट में कि जो कैमूर की जो पहाड़ी है वो किसके अंतर्गत आती है? विंध्यन में आती है, विंध्यन चट्टान में आती है, या फिर धरवार में आती है, या टर्शियरी या क्वाaternary में आती है? ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। बिहार संपूर्ण भारत का पाइराइट उत्पादन है। ठीक है। पाइराइट जो है ना, कितना परसेंट उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप सोच लीजिए दिमाग में। तो ऑप्शन ए 95%। ठीक है। आइए कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। कुछ फैक्ट क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो देखिए, बिहार देश का अकेला एक ऐसा राज्य है जो संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट का उत्पादन करता है। पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ठीक है। जिसका मुख्य भंडार बिहार के कहाँ है? तो रोहतास आमझोर क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों। फिर वर्तमान खनिज और खाद्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार खनिज संसाधन का कुल राजस्व मुख्य रूप से पाइराइट, चूना पत्थर और बालू के खनन से प्राप्त होता है। यानी कि अगर राजस्व विभाग को सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त होती हैं तो 3 जगह से। पहला पाइराइट, चूना पत्थर और बालू पत्थर। ठीक है, बालू। फिर बताइए कि बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने के आधुनिक तकनीक और नीलामी प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। ठीक है। आपको तो पता है कि भाई ऑक्शन लगती है इन सब का। पाइराइड्स का मुख्य उपयोग, पाइराइड्स का देखिए उपयोग पूछ सकता है क्या है, तो सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक जो होती है फर्टिलाइजर के निर्माण करने में किया जाता है पाइराइड्स का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे बात करते हैं हम। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये तो भाई रिपीटेड है, लगातार 2 सालों से ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुई में। ठीक है। चलिए, आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन से करने से पहले ना आपको एक प्रॉपर बिहार का मैप जो है ना, बिहार का मैप आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है। तो मैं बिहार का मैप लगा दूंगा, ठीक, कोशिश करूंगा लास्ट में। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या अगर डीप में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछेगा। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। देश का सबसे बड़ा देखिए लिख दिया है। ठीक है, 27.6 टन है। ठीक है। आप लोग बताइए क्या ये जो सच लिखा है क्या, देश का सबसे बड़ा? वो तो कर्नाटक है ना। जमुई के अलावा बिहार के पश्चिमी जमुई के अलावा और कहाँ कहाँ सोना पाया जाता है? देखिए, पश्चिम चंपारण, बांका जिले में। ठीक है। स्वर्ण के अयस्क भूवैज्ञानिकों ने इसका सर्वे किया है और बताया गया है यहाँ पे। राज्य में खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग हाल ही में नई ब्लॉक की ई नीलामी कार्यों को शुरू किया है। देखिए, ई नीलामी कार्य। ठीक है। यानी ऑनलाइन ऑक्शन होगा। जमुई जिला कृषि और वन संपदा के साथ साथ खनिज मानचित्र पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक जिला बनाया जा रहा है। फिर बताएगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ठीक है। कौन सी जलवायु है यहाँ पे? अधिकांश भाग पूछा गया है, तो वो कौन सी हो जाएगी? उपोष्ण कटिबंध मानसून। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बिहार की जलवायु मुख्य उपोष्ण कटिबंध है जो मानसूनी हवाओं से वर्षा प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कन्वेक्शन रेन होती हैं। फिर बताइए, राज्य के उत्तरी भागों में तराई क्षेत्र होने के कारण अधिक वर्षा और आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है। तराई क्षेत्र आपको पता है किसे कहते हैं?
तो लुक एट दिस, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये बिहार का मैप हो गया। बिहार का मैप जो ऊपर का नॉर्थन है ना, ये तराई क्षेत्र कहलाता है, पहाड़ी के नीचे वाला इलाका, ठीक है, उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो वही बताइए कि जो तराई क्षेत्र होता है, एक सेकंड, हम वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है, अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क शुष्क रहता है। फिर बिहार में कुल वार्षिक देख सकते हैं 80 से 85% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, यानी जून से सितंबर के बीच होती है। अभी हम लोग अगस्त में हैं, ठीक है, अभी भी वर्षा हो रही है। राज्य में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, ये पूरे बिहार का है। अब बिहार में भी दो प्रकार का कोपेन ने वर्गीकृत किया है। पहला बताया गया है कि जो हमारा बिहार है, ये बिहार के जो नॉर्थ में जाएंगे तो उसको CWA कंसीडर किया गया है, और नीचे वाले को CWG यानी गंगा का मैदान कंसीडर किया गया है, नीचे वाले को, ठीक है, साउदर्न को। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब आप पॉइंट याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये मेंस के लिए भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक जो इसका उद्देश्य वो क्या है? ग्रेड स्तरीय दक्षता तक पहुँचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ठीक है, मिशन दक्ष। आइए मिशन दक्ष के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो मिशन दक्ष की जो शुरुआत है, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 3 से कक्षा 8 के रूप में कमजोर बच्चों के लिए विशेष शिक्षण हेतु योजना स्वीकृत किया गया है। फिर बताई कि यहाँ पे शिक्षकों द्वारा विशेष कक्षा के माध्यम से बच्चों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी बुनियादी शिक्षा दी जाएंगी। फिर बताइए न्यूनतम बिहार बजट में शिक्षा क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन किया गया है। आपको पता है ना कि 20% जो है शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है बजट के अनुसार, और बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पे। अब हम बात करते हैं बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से युवा। देखिए ये PYQ है, तो इसलिए PYQ में 2022 का दिया हुआ है। तो स्टार्टअप नीति किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। ठीक है, चलिए स्टार्टअप नीति यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिया गया है क्या? उद्योगों के जो उद्यमियों हैं उनको 10 वर्षों के लिए बिना किसी कोलेस्ट्रॉल फ्री 10 लाख रुपए के लोन दी जाएंगी। ठीक है, वही दिया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2023-24 में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रदर्शन के बारे में। मतलब कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाती हैं भाई। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का बिहार का। मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन जरूर करके रख ले। नंबर 1 पॉइंट यहाँ में देखिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यही याद रखना है, ये ग्रीन बजट कब आया था। ठीक है, ये PYQ भी पूछा गया है। 2020-21 में ग्रीन बजट आया था। फिर पूछा जाएगा बाल कल्याण बजट कब आया था, तो ये 2013-14 में आया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर से याद रखना है। 2020-21 में ग्रीन बजट, 2000 बाल कल्याण कब आया था? 2013-14 में। ठीक है, और नंबर 4 आपको ये याद रखना है कि बिहार का जो GDP है वो कितना परसेंट के रेट से बढ़ रहा है। GDP तो 8.6% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ें के बारे में। सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखनी है हमेशा, कि एक सेकंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए 2024 जो 25 का जो डेटा है ना, उसके अकॉर्डिंग बताई गई जो प्राइमरी जो सेक्टर है और जो सेकेंडरी है और जो टर्शियरी सेक्टर है, उसमें अगर हम आपसे पूछे कि विकास दर कितना है सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज उसमें दिया गया है 9.1% और 15 सेकेंड सेक्टर में 15%, थर्ड सेक्टर में 13% है। यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है? सेकेंडरी सेक्टर में 15% से वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और सबसे मोस्ट जरूरी बात, GDP में कितना योगदान दे रही है, GSVA में कितना योगदान दे रही है, कौन सी? चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें GVA में कितना परसेंट योगदान दे रही है, तो 18.3%, और सेकेंडरी में 26.8%, और इसमें 54.8% है टर्शियरी में। देख सकते हैं कि टर्शियरी में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है GVA। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं GVA उन लोगों को पता चलेगा भाई जो लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे आराम से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये PYQ है। PYQ आपको पता है किसके लिए दिया गया है, वो डेटा फैक्ट के आधार पर दिया गया है। तो मैं आपको कुछ डेटा लिखवा देता हूँ जो रिसेंटली आया था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 6। उसके अनुसार आपको क्या याद रखना है? देखिए जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी बिहार में प्रतिशत कितना है, तो 11.5% है। ठीक है, और जो 15 साल से कम बच्चे हैं, 15 साल से
कम बच्चे हैं उनकी प्रतिशत कितना है, तो भाई देख सकते हो 35.6% है। ठीक है, यानी कि बिहार में युवा की संख्या कितना है, 35.6%। और जो जिनका आयु 60 वर्ष से प्लस हो चुका है उनकी आयु कितनी है परसेंट, तो 11.5% है। ये 3 डेटा याद रखना है, 11.5, 11.5, 35.6%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर। बाकी इसमें कोई नीचे वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें कुछ उतना फैक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फैक्ट देना ही मेन बड़ी बात थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए ये क्या दे दिया भाई, PLFS दे दिया है। ठीक है, तो PLFS आपको पता है क्या होती हैं, तो लेबर पार्टिसिपेट फोर्स सर्वे होता है। तो उसके अनुसार ये दिया गया है। तो ये सब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। चलिए, PLFS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार का प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मतलब जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, तो कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको भाई डेटा बेस यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ जनरली वो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या दिया गया, PLFS डेटा के अनुसार बिहार श्रम भागीदारी जो होती है रोजगार के स्वरूप में रोजगार घरेलू कार्यों की प्रधानता बनता है, मतलब जो घरेलू कार्य है ना उसकी प्रधानता बनती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर देखिए, सरकार जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का कार्य करती है। औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार मुख्य योजनाएं संचालित की जाती है। सामाजिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और रोजगार के मंच या मोर्चों को अत्यंत क्या लिखा है, गहरा अंतर्दृष्टि किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो देखिए एनी बेसेंट यहाँ पे समझ लीजिए कि 1918 में ये एनी बेसेंट कब आई थी, आपको होम रूल यात्रा के दौरान आई थी, पटना, बांकीपुर, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसकी लीग स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मजहरुल हक, मौलाना सफुद्दीन, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे प्रमुख बिहारी नेताओं ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से भाग लिया था। फिर बताई गई है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े देखिए विशेष चंपारण सत्याग्रह होम रूल, ये तो बस दे दिया गया है यहाँ पे। एनी बेसेंट का जो मेन आपको पढ़ना है ना, यहाँ पे एनी बेसेंट ने किताब निकाली थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी का कौन सा किताब था, यंग इंडिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये BY को पूछा गया है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए चंपारण से यहाँ पे दिया गया है, चंपारण वाली जो घटना है क्या कहते हैं उसको, हम 3 कटिया प्रथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, राजकुमार शुक्ल, जो लखनऊ 1916 में गए थे और महात्मा गांधी जी से निवेदन किए थे कि आप आइए हमारे राज्य में, अंग्रेजों ने बहुत सारा क्या करके रखा है भाई, शोषण करके रखा है, इसलिए उनको आना पड़ा। इस समझौते के अवध वसूले गए 25% हिस्से वापस कर दिए गए थे। ठीक है, यानी कि जो नील बगान के मालिक थे ना, 25% उनको वापस करना पड़ा था। फिर अब देखिए बिहार में किसान सभा की प्रमुख नेता कौन थे, तो शाहजानंद सरस्वती थे। यह सभी को पता है भाई, कितना बार रिपीटेड होता है हर एग्जाम में। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको पता है कि हाल ही में सम्राट चौधरी CM बने थे। सम्राट चौधरी CM कब बने थे, आपको याद रखना 15 अप्रैल को बने थे। ठीक है, आज है 15 अगस्त, 15 अप्रैल को बने थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब क्वेश्चन में बात करता हूँ। भारत रत्न जिनको मिला कर्पूरी सिंह ठाकुर को, ये याद रखना है कि पूछ देगा कि निम्नलिखित में किसको भारत रत्न मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या इसमें बताने वाले थे। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। शाहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्थापित की थी। ठीक है, जमींदारों प्रथा के उत्पीड़न के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में पहले अध्यक्ष कमान संभाले थे। ठीक है, फिर बताइए उनका कार्यक्षेत्र बीटा पटना में बिहटा सीता श्रम किसानों के संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना था। शाहजानंद सरस्वती एक महान क्रांतिकारक विचारक थे। ठीक है दोस्तों, फैक्ट आपको दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, BPSC है।
क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, विक्रम थाने पूछ रहा है तो विक्रम के राम नारायण को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराने के दौरान 7 लोग शहादत हो गए थे। ठीक है, फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों को उनकी वीरतापूर्वक संघर्ष से संबंधित थे। छात्रों, वकीलों और भारत छोड़ो को नारा लगाए थे सभी लोगों ने मिलकर। ये उतना खास नहीं है, मेन खास ये था कि 7 लोगों को वहाँ शहीद हो गए थे। सातों का नाम आप लोगों को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मार्च 1939 बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आज आते हैं बिहार स्पेशल से, 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो टॉप हो जाते हैं। चलिए मतलब तीनों क्वेश्चन मिला के रहते हैं भाई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट इसमें बारे में जानना है। वर्ष 1939 में प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस के पार्टी के गठन के बाद बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह बने थे। जो कि यहाँ पे ये थोड़ी सी पॉइंट इनकरेक्ट है, मोहम्मद यूनुस बने थे। मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के थे ना, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने देखिए ये चुनाव तो दिए थे, ये त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी ना, इसके कारण इस्तीफा दे दिया था। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, इस्तीफा दे दिया था। उस समय अवधि में राजनीतिक उथल पुथल से यह प्रश्न जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए और देखिए श्री कृष्ण सिंह को बिहार का केसरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे फिर बताएंगे उनके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह वित्त और श्रम मंत्री पे थे, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, आधुनिक बिहार के निर्माता संवैधानिक विकास में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह बाबू सिंह का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कोसी मोची लिंक परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसको किसको लाभ मिलेगी? तो आप किसको किसको लाभ मिलेगी आप सभी को पता है किसको किसको लाभ मिलेगी। देखिए अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है, कटिहार, इन सभी जिलों को राज मिलेगी क्योंकि कोसी मोची जो है ना वहीं से निकलती है। आइए कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देश की दूसरी और बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, यानी कि देश की दूसरी है, बिहार की पहली है। फिर यहाँ बताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है, इसमें बाकी कुछ और नहीं दिया है भाई, तो क्यों इसमें हम टाइम वेस्ट करें इसमें। नेक्स्ट, नागी नकटी अभ्यारण्य स्थल पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी थी? तो किस संगठन ने मान्यता दी आप लोग क्वेश्चन जरूर पता है क्या होगा, यूनेस्को, वर्ल्ड वाइड फंड या फिर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया था। ठीक है, चलिए नागी नकटी आपको पता है कि 2025 में इसको मान्यता मिला था। बाकी यहाँ पे और कुछ है नहीं तो मैं क्यों इस पे टाइम वेस्ट करूँ। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया था? पटना, मधुबनी, गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उस समय देखिए उस समय मधुबनी में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी। यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों से कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछने वाला है डेट से रिलेटेड। और आपको पंचायती राज के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, फैक्ट आप लोग जरूर याद करें। जो हमारे भारत में ना त्रिस्तरीय पंचायती राज है, तो बिहार में भी त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद। फिर बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। सबसे नीचे वाले को ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो लगभग 8053 गो है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं नगर निगम कितनी है, तो नगर निगम की संख्या टोटल 19 है। ठीक है, नगर परिषद कितना है? तो 89 है। नगर पंचायत कितना है? तो 159 है। ठीक है, ये सब डेटा आपको याद होने चाहिए। सबसे मेन डेटा है कि बिहार के परिचय से रिलेटेड बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या बिहार की आबादी कितनी है, तो 10,40,99,000। ठीक है, और 452, ये डेटा आपको याद रहनी चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है, डेंसिटी, तो 1106 है। ठीक है,
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो ये तो बच्चों वाली सवाल हो गई 9। लेकिन ये पूछा जाएगा किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, किस प्रमंडल में सबसे कम जिले आते हैं। ठीक है, नया जिला कौन सा बना था, तो अरवल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रमंडल में सबसे कम और किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। ठीक है, चलिए को नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए ये बिहार का है ना। नेक्स्ट, अब इसके बारे में देखिए, देख लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में दिया गया है और पर्न पार्टी बाकी कुछ दिया नहीं है, तो भाई फिर तो बकवास है, मतलब टाइम वेस्ट क्यों करें हम। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का निम्नलिखित में से पशु कौन सा, राजकीय पशु कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बैल। ठीक है, तो बैल, अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, कुछ फैक्ट दिया है क्या। बैल राजकीय पक्षी कौन सी है, गोरैया। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा का फूल है। वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखनी है। बिहार में जीविका दीदी योजना चल रही है, जिसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी सेक्टर को विशेष आर्थिक सहायता मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, बिहार के नालंदा जिला की पुनर्स्थापना कब, किस वर्ष की गई, तो 2014 को किया गया था। ठीक है, ये नालंदा से एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है। बाकी दोस्तों आई होप आपको वीडियो कैसी लगी होगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इस एमसीक्यू में और क्या अपडेट और लेटेस्ट लेकर आना चाहिए, अगली नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए, ये आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते